Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about the sagittal plane and alignment and analysis. तो देखो, alignment and analysis है तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है वो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिसिस. ओके, इस वीडियो में एनालिसिस खत्म हो जाएगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एंकल जॉइंट, ओके, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, फिर होता है हमारा लंबोसेक्रल एंड सैक्रोइलियक जॉइंट. इतना तो हम लोगों ने खत्म कर दिया है, यानी कि हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम. ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम और उसके बाद है हमारा लास्ट हेड. तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा सजाइटल प्लेन एनालिसिस. ठीक है, अलाइनमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे उसके बारे में, और फिर साथ ही साथ कुछ कुछ डेविएशंस भी पढ़ना है, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो चलो हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात तो ये कि वर्टिब्रल कॉलम मतलब C1 से लेकर के L4 तक. अब आप बोलोगे L4 क्यों? तो बेसिकली L4 के नीचे जो L5 है वो लंबोसेक्रल जॉइंट का पार्ट है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. और लंबोसेक्रल के नीचे हमारा आता है सैक्रोइलियक जॉइंट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो चूंकि हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं तो हम लोग L4 के ऊपर C1 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो ऑप्टिमल पोजीशन क्या है लाइन ऑफ ग्रेविटी का? सो इट इज थ्रू द मिड लाइन ऑफ द ट्रंक. ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं. अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा है जिसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत ज्यादा जिक्र करा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी किसी जॉइंट एक्सिस के थ्रू अगर हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करता है तो एक्सटर्नल मोमेंट वहां पे क्रिएट नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल मोमेंट क्रिएट होगा ही नहीं. बट कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं इससे रिलेटेड, उसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं. जो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना था एक्सपेरिमेंट बेसिस पे. ठीक है, तो उस कंट्रोवर्सीज को भी थोड़ा पढ़ लिया जाए. सो कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी इन वर्टिब्रल कॉलम. तो कोई एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि भाई लाइन ऑफ ग्रेविटी ट्रांजेक्ट्स द वर्टिब्रल बॉडी at the level of T1 and T2 vertebra and at odontoid process of C2 vertebra. तो उनका कहना यह था कि भाई T1 और T2 के लेवल पे और साथ ही साथ C2 के odontoid प्रोसेस पे वो ट्रांजैक्ट करता है, यानी कि क्रॉस करता है. कोई दूसरे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि भाई जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो T8 एंड T10 के एंटीरियरली पास करता है. कोई तीसरे एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने फाइंड आउट करा कि भाई जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो L4 के एंटीरियरली जाता है, इसीलिए स्पाइन के भी एंटीरियरली हो गया. तो इस कारण से एक फ्लेक्शन मोमेंट क्रिएट हो गया जो कि थॉरैक्स और अपर लिम्ब को एंटीरियरली पुल करता है. ध्यान से समझो. देखो, मान लो ये L4 है, ठीक है, और ये हो गया पोस्टीरियरली, ये हो गया एंटीरियरली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एंटीरियर टू L4. ठीक है, तो ये हो गया हमारा L4, एंटीरियरली हो गया मतलब इधर. यानी कि L4 के ऊपर जितने भी बोन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सभी एंटीरियरली मूव होंगे, मूव्स एंटीरियरली. ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल मोमेंट. तो एंटीरियरली मूव हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक फ्लेक्शन, एक्सटर्नल फ्लेक्शन मोमेंट एक क्रिएट हो रहा है. राइट, तो अब जब एक्सटर्नल फ्लेक्शन मोमेंट क्रिएट होगा तो इसका मतलब है कि कोई इंटरनल फोर्स भी तो क्रिएट होना चाहिए जो बॉडी को एक्सटेंशन में लेकर के जाए. तो वो इंटरनल फोर्स बेसिकली हमारा आता है इरेक्टर स्पाइनी के एक्टिविटी के कारण, जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है और एक्सटर्नल फोर्स को काउंटरैक्ट करता है. चलो, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुआ, उन्होंने कह दिया कि भाई लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस पोस्टीरियरली टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रा. यहाँ पे देखो, ये है हमारा सर्वाइकल और ये है हमारा लंबर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लाइन ऑफ ग्रेविटी इज पोस्टीरियरली इन सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रा, पीछे की तरफ से जा रहा है. लेकिन ओके, एंटीरियरली टू द थोरेसिक वर्टिब्रा. डायग्राम में देखो, ये है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा. ओके, और ये है हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी. दैट मींस लाइन ऑफ ग्रेविटी इज एंटीरियर. तो क्या हो रहा है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी इज पोस्टीरियरली एट सर्वाइकल एंड लंबर रीजन एंड एंटीरियरली एट थोरेसिक रीजन. तो उन्होंने ये बोला. ठीक है, चलो, एंड थ्रू द बॉडी ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा. यहाँ पे जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होगा उसके बॉडी के थ्रू वो पास करता है. ठीक है, यहाँ पे जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होगा उसके बॉडी के थ्रू वो पास करेगा. अब आगे बढ़ते हैं.
So the gravitational moment created increases the natural curve in lumbar, thoracic and cervical region. ठीक है, तो एक नेचुरल कर्व यहां पे बनता है. ओके, ये हो गया लंबर वाला कर्व, ये हो गया थोरेसिक कर्व और साथ ही साथ ये हो गया सर्वाइकल कर्व. आगे बढ़ते हैं. एक और साइंटिस्ट का उनका ये कहना था कि भाई line of gravity passes through the body of lumbar and cervical vertebra and anterior to the thoracic vertebra in optimal posture. ठीक है, तो इस कारण से जो स्ट्रेस पड़ता है वो सबसे ज्यादा पड़ता है हमारा थोरेसिक एरिया पे, क्योंकि थोरेसिक एरिया के एंटीरियर है, लेकिन लंबर और सर्वाइकल वर्टिब्रा के बिल्कुल बॉडी से क्रॉस किया है लाइन ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो बेसिकली एट थोरेसिक एरिया लाइन ऑफ ग्रेविटी passes at the greatest distance from the vertebra. ठीक है, so stress in lumbar and cervical region is comparatively less because line of gravity passes close or through the joint axis of these regions. कारण ये है कि जो सर्वाइकल है और जो लंबर वर्टिब्रा है उसके क्लोज या फिर थ्रू द जॉइंट एक्सिस लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करता है. इसके कारण जो हमारा स्ट्रेस है वो रिलेटिवली थॉरेसिक में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लंबर एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा. चलो आगे बढ़ते हैं. लॉन्गिसिमस डॉर्सी, रोटेटर्स, नेक एक्सटेंसर्स, मसल एक्टिविटी इज सीन ड्यूरिंग स्टैंडिंग. तो ड्यूरिंग स्टैंडिंग ये सारे मसल्स का एक्टिविटी दिखता है. चलो, ligament and passive muscle tension are unable to provide enough force to oppose all the external gravitational moment in upper vertebral column. ठीक है, तो चलो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा हेड. ओके, नाउ आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली जो हमारा प्लम्ब लाइन है वो जो सीलिंग से एक्सटेंड करता है. ठीक है, ये मान लो ये सीलिंग हो गया, यहां से एक प्लम्ब लाइन एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है, इट शुड पास थ्रू external auditory meters of the ear and head should be directly over the body center of mass at S2. ठीक है, तो S2 पे हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है. ओके, तो जो हमारा हेड है वो डायरेक्टली उसके ऊपर होना चाहिए, आगे नहीं, फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ जो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी है दैट शुड पास थ्रू ऑडिटरी मीटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ऑफ द ईयर. ये रहा उसका डायग्राम. ठीक है, ये है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, इसके थ्रू पास करना चाहिए. और दूसरा चीज हेड शुड बी ओवर दी S2. ठीक है, तो ये तो हुआ आइडियल कंडीशन. बट होता क्या है इन रियलिटी? So in reality, the line of gravity in relation to head passes slightly anterior to the frontal axis of rotation for flexion and extension of head. ठीक है, अब इसको थोड़ा समझो. अब चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं सजाइटल प्लेन एनालिसिस, ठीक है, तो एक्सिस कौन सा होगा? फ्रंटल एक्सिस होगा. ठीक है, और मूवमेंट्स क्या क्या होंगे इसमें? तो इसमें होंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ठीक है, और भी मूवमेंट होता है हेड का, बट उसको भी हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सजाइटल प्लेन एनालिसिस में. ठीक है, तो हो क्या रहा है? होना तो ये चाहिए था कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू पास होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है? इट इज line of gravity passes slightly anterior to the frontal axis of rotation for extension and flexion of the head. तो अब चूंकि एंटीरियरली पास कर रहा है तो इसके कारण एक एक्सटर्नल फ्लेक्शन मोमेंट वहां पे क्रिएट होगा. राइट, सो इट विल क्रिएट एन एक्सटर्नल फ्लेक्शन मोमेंट विच विल बेंड और टिल्ट द हेड फॉरवर्ड. ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या हो रहा है? जो हमारा हेड है वो फॉरवर्ड टिल्ट हो रहा है. क्यों फॉरवर्ड टिल्ट हो रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों फॉरवर्ड बेसिकली हेड को टिल्ट करवा रहा है? क्योंकि जो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो फॉरवर्ड है. ध्यान से समझना, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियरली, राइट. तो जो हमारा एक्सटर्नल मोमेंट है कौन सा जनरेट हुआ? वो हमारा फ्लेक्शन वाला फोर्स जनरेट हुआ. राइट, अब ये जो फ्लेक्शन फोर्स, जो फ्लेक्शन मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है, इसके कारण जो हेड है वो भी एंटीरियरली मूव कर रहा है. बस इतना ही सही, छोटा सा बात है. ओके, बस यहाँ पे हेड खत्म होता है. अब इसको काउंटरैक्ट कौन करेगा? अब चूंकि एक एक्सटर्नल मोमेंट जो क्रिएट हो गया, जो हेड को फॉरवर्ड टिल्ट कर रहा है, तो कोई इंटरनल फोर्स भी तो होना चाहिए जो हेड को वापस अपने पोजीशन पे लेकर के आए. ठीक है, तो वहां पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स एक्ट करेगा? सो द एक्सटर्नल मोमेंट इज काउंटरैक्टेड बाय द टेंशन इन द लिगामेंटम न्यूके
टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जाइगोपोफाइसियल जॉइंट कैप्सूल्स एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ कैपिटल एक्सटेंसर्स। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर के जो एक्सटर्नल मूवमेंट है उसको काउंटरैक्ट करेंगे। अब देखो, जितने भी जॉइंट्स के बारे में मैंने बात करा हुआ है अभी तक, उसका इस टेबल में एज अ समरी दिया है। ठीक है, शॉर्ट में एक दो का समझा दे रहा हूं, जैसे कि एटलांटो ऑक्सीपिटल है, जो कि हम लोग बेसिकली हेड के बारे में अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, उसमें लाइन ऑफ ग्रेविटीज एंटीरियर। ओके, एक्सटर्नल मोमेंट कौन सा क्रिएट होगा, तो फ्लेक्शन वाला। उसको अपोज कौन करेगा, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, एक्टिव अपोजिंग फोर्स कौन कौन सा है, तो ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसी तरह से अब अगर हम लोग सर्वाइकल की अगर हम लोग बात करें तो लाइन ऑफ ग्रेविटी इज पोस्टीरियर, सो द एक्सटर्नल मोमेंट इज क्रिएटेड कौन सा, एक्सटेंशन। ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो गए पैसिव में, और ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो गए एक्टिव में। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा लेक्चर देख चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको वापस से एक बार इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बुक में तो ये टेबल दिया हुआ ही है, आप लोगों को यहां से थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाएगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बस एक छोटा सा बात, ये जो सर्वाइकल, थोरेसिक और जो लंबर वाला पार्ट है, इन तीनों को हम लोगों ने वर्टिब्रा में ही डिस्कस कर लिया था। एटलांटो ऑसिपिटल जो अभी हम लोगों ने हेड में डिस्कस करा। ठीक है, फिर आता है हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट, और लंबोसेक्रल जॉइंट में तो खैर हम लोगों ने कुछ पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि वो तो थ्रू द बॉडी पास करता है। फिर था हमारा हिप जॉइंट, फिर नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, जो कि हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा था सजाइटल प्लेन एनालिसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सजाइटल प्लेन एनालिसिस। देखो, वीडियो का हेडिंग क्या था, वीडियो का हेडिंग था हमारा, अगर फर्स्ट वीडियो को अगर आप देखो तो उसका हेडिंग था सजाइटल प्लेन अलाइनमेंट एंड एनालिसिस। तो अभी सिर्फ एनालिसिस खत्म हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे अलाइनमेंट के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ चीजें सीखने की मिली हो।